चलिए एक बार जरा थोड़ा सा डिस्कशन मोड़ते हैं उन स्टॉक्स की तरफ जो कि इस वक्त सिवियर वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं। टॉप ट्रेडेड काउंटर्स इस श्रेणी में आप देखिए सबसे ऊपर है एंड्योरेंस टेक, इसको हटा देते हैं। उसके बाद सुज़लॉन 15, IDFC बैंक, ये तो सबसे शानदार स्ट्रक्चर रहा। उसके बाद BHEL, L&T फाइनेंस। आई थिंक यही दो स्टॉक्स पे बात कर लेता हूँ मैं। एक तो हो गया आपका IDFC बैंक और एक L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, यू आर बाइंग ए स्टॉक एट ऑल टाइम हाई, और दूसरा है IDFC बैंक, शानदार स्ट्रक्चर, थोड़े रिट्रेसमेंट के बाद वर्सेस सितंबर थोड़ी सी नीचे के लेवल्स पे आपको मिल रहा है। आशीष, इन दोनों में से किस में एंट्री मारना चाहेंगे आप? देखिए दोनों ही अच्छे लगते हैं और दोनों में ही अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। जहाँ तक कि IDFC बैंक का सवाल है तो यहाँ पर पे डाउन साइड जो है वो 75 के आसपास कहीं ना कहीं कैप्ड है और ऊपर में कम से कम 87, 88 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड IDFC बैंक के अंदर में देखने को मिल सकती है। पर जहाँ तक कि L&T FH का सवाल है, ये एक क्लियरली ऑल टाइम हाई का स्टॉक है और एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद निकला है। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि 10-12% की बढ़त आसानी से देखने को मिल सकती है। ऑन डाउन साइड 98.50 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन में L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स में भी रिकमेंड करूंगा। चलिए एक और स्टॉक देखते हैं, अभी भी चला रत्नामणि मेटल्स, और ये स्टॉक अब दिन के उच्चतम स्तर पे है। बहुत स्ट्रांगली स्पाइक स्टॉक में देखने को मिली और 624 किलो पे कामकाज कर रहा है, 10% के स्ट्रॉन्ग गेंस। एक सेक्टर आज बज कर रहा है वो है IT स्टॉक्स, और बहुत समय बाद मैं ये देख रहा हूँ कि जो मिड कैप IT प्ले है वो स्ट्रॉन्ग है मार्केट्स पे, जैसे कि हेक्सावेयर, इस स्टॉक में तेज़ी है। रेडिंगटन देख लें, ये तेज़ है। KPIT में 3.5% के रिटर्न्स डिलीवर हो रहे हैं। तो जो मिड कैप बास्केट है यहाँ पर खरीदारी बढ़ रही है। हेक्सावेयर, KPIT, ये कोई ऐसे स्टॉक्स जो डेरिवेटिव मार्केट पे चल रहे हैं सर। आशीष जी, क्या यहाँ पर कोई पोजीशन बनाने की सलाह होगी मौजूदा स्तरों पे? देखिए मैं तो अभी इन पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली एक आज अच्छा मूव देखने को मिला है, थोड़ा ओपन इंटरेस्ट में भी इजाफा है, बट क्लियरली मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि एक दिन की रैली पे इन पे बाय करने के अंदर में थोड़ी रिस्क बन सकती है। तो एक सस्टेनेबल ट्रेंड के बाद ही इन स्टॉक्स के अंदर में मैं लॉन्ग पोजीशन रिकमेंड कर सकता हूँ। इस बीच अगर आप देखें आपके स्क्रीन पे कुछ स्टॉक्स अहेड ऑफ रिजल्ट्स वो भी चल रहे थे, उनको भी देखते रहिएगा कि और अगर आप देखिए कुछ काउंटर्स देखिए आज वॉल्यूम्स जिन स्टॉक्स में माफ़ कीजिएगा थोड़े से अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग है। इसमें आप देखिए आइडिया सोलर एक बार डील हुई थी सुबह यहाँ पर, उसके बाद से अगर आप देखें इसके प्राइस बिहेव को देखते हैं। प्लीज़ आइडिया दिखाइए एक बार डे हाई पर 0.3% ऊपर। उसके बाद देखिए आप एक श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, आज सुबह अगर आप देखें एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट किया इसने, और अभी भी आप देखें हर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस को एक बार प्लीज़ दिखाइए करीब 2274 के स्तर पे। हालांकि अब थोड़ी सी बढ़त इसने गवा दी है लेकिन सुबह काफ़ी शार्प था। मैं आई थिंक आइडिया पे बात करना चाहूँ और शायद आइडिया के साथ पूरे इस टेलीकॉम स्पेस में। प्रदीप जी, इसमें दो राय नहीं है, आई मीन टेक्निकली सबसे वीक स्पेस है ये। आपको कोई पुल बैक की गुंजाइश नज़र आ रही है या फिर आप प्रदीप हर पुल बैक में यहाँ पे शॉर्ट जाना चाहेंगे? नहीं वीरेंद्र, इनमें आपको रहना नहीं चाहिए। अगर आप फंसे हुए भी हैं तो पुल बैक में निकल ही जाइए, क्योंकि आप देखिए कोई भी पुल बैक के अंदर अगर आप तीनों स्टॉक को ही देख रहे हो तो आरकॉम किसी भी हालत में जब से ये न्यूज आ गई और सारा काम होने के बाद अब तो इसके लिए 50 भी लगता है बहुत दूर की कौड़ी हो गई। आप भारतीय एयरटेल को देख लीजिए तो वो 300 तोड़ के बार बार उसके ऊपर आने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन 312, 315 ये भी बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो मेरे को लगता है इसमें अब आपको फंसना नहीं चाहिए। रैली के अंदर आप में निकलने की हिम्मत हो तो आपको निकल जाना चाहिए, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ये 2-3% भी अगर ऊपर आते हैं तो एक बार शॉर्ट करने की रिस्क भी ली जा सकती है। चलिए आशीष जी, एक और स्टॉक देख के बताएं, जुबिलेंट फूड वर्क्स, इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? ये स्टॉक आज 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी शो कर रहा है, 1089, और जैसे मैं देख पा रहा हूँ अक्टूबर महीने के हाइस पे कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए स्टॉक में? देखिए ये एक बेस जरूर बनाने की कोशिश कर रहा है। मल्टीपल लोस थे इस स्टॉक के अराउंड 930 के आसपास, वहाँ पर पे इसने एक बेस बनाया, तो उसके चलते मुझे लगता है पुल बैक डेफिनेटली पॉसिबल है जो इसको कम से कम 1150 से 1200 की रेंज में लेकर आ सकता है। बट ये स्टॉक उसके ऊपर निकलेगा कि नहीं ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। तो मेरा मानना है कि अगर से आप 5 से 7% की बढ़त के हिसाब से देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। बट अगर से आपका व्यू 15% या 20% का है तो अभी मैं समझता हूँ ऐसा कोई ट्रेंड की क्लैरिटी जुबिलेंट फूड अभी नहीं दे रहा है। और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं। हेवल्स को दिखाइए एक बार। आई मीन हेवल्स के जो नतीजे थे ना वो स्ट्रीट को बहुत पसंद नहीं आया था। स्टॉक देखिए करीब 410 के स्तर पे करीब 21 रुपए नीचे, बड़े अच्छे दौर में स्टॉक था, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब ये कम्प्लीटली अनवाइंडिंग मोड में है।
और क्योंकि सब्सटेंशियल प्रॉफिट लोग लेके बैठे हैं, तो आई थिंक अर्निंग्स का थोड़ा सा ख़राब होना है, क्योंकि अर्निंग्स में अगर आप देखें तो आई थिंक अदर इनकम फैक्टर ज़्यादा उसने अगर आप देखें भूमिका निभाई, ना कि कोर बिजनेस ने। उसके बाद देखिए आप एक ऑन मोबाइल ग्लोबल, यहाँ पर इस स्टॉक को देखिएगा आप इसकी प्राइस परफॉर्मेंस को देखिए, छोटा स्टॉक लेकिन यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन्होंने अगर आप देखें अनवील करने की बात कही थी, तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर गेन के बाद अब पेन नज़र आ रहा है, स्पेशली हैवेल्स पर मैं बात करूँगा, लेकिन आई थिंक मैं थोड़ा सा विषय को अब मोड़ना चाहूँगा, डाइवर्ट करूँगा एक बार फिर से अर्निंग्स पे। और अर्निंग्स भी कौन सी? रिलायंस के नंबर्स आने हैं कल, और कैसे रहेंगे नंबर्स देखिए। इस बार नतीजों से पहले बहुत कोई सब्सटेंशियल रनअप नहीं आया, दरअसल जियो के बाद ही काफ़ी सब्सटेंशियल रनअप आ चुका है। ऐसे नंबर्स कुछ होंगे कि 1120 1130 इस दौर का हाई क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी बना पाएगा। संदीप, है नंबर्स में इतना दम इस बार? देखिए इस बार जो नंबर्स हैं स्टैंडर्ड बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो हम कंपेयर कर रहे हैं, उसमें 6 क्वार्टर्स के बाद पहली बार ऐसा होगा कि मुनाफे की जो ग्रोथ है उसको डेंट लगेगा और नंबर्स में वीकनेस देखने को मिल सकती है। हालांकि बिक्री जो है हमारा ऐसा अनुमान है करीब 5% के आसपास की ग्रोथ दिखाती हुई नजर आएगी, क्योंकि रिफाइनिंग और साथ ही साथ पेटकेम जो दो इनके बड़े रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट्स हैं, वहाँ पर जो वॉल्यूम्स है इस बार ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि Q1 में जो रिफाइनिंग शटडाउन था वो इस बार रिस्टोर हुआ, उस वजह से वॉल्यूम्स में एक तेज इजाफा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बिक्री में इस बार बड़ा देखने को मिलेगी। लेकिन EBITDA के फ्रंट पर अगर आप देखें करीब 1.5% के आसपास का डेंट आएगा, क्योंकि रिफाइनिंग जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है उसके मार्जिन में इस बार डेंट देखने को मिल सकता है। $11.5 के जीआरएम पिछली बार उन्होंने क्लॉक किए थे, उसके मुकाबले 10 से $10.5 के आसपास के जीआरएम से वो देखने को मिलेंगे। हालांकि सिंगापुर जीआरएम में इंप्रूवमेंट आया, उसके बावजूद भी रिलायंस के जीआरएम इसलिए गिरेंगे क्योंकि पेट्रोल, ATF, नेफ्ता ये 3 की प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइसेस में या तो फिर स्प्रेड्स में कमी आई, जिसकी वजह से इस बार ओवरऑल जो नंबर्स है जीआरएम के फ्रंट पे डिसअपॉइंट करते नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ ब्रेंट क्रूड का जो अंतर है जो कि $3 के पार था पिछली बार, वो घटकर $2.4 रह गया है, तो उसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं नंबर्स में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इन्वेंट्री गेन जो कि $2 के आसपास के थे पिछले क्वार्टर में वो इस बार मिसिंग हो गए, जिसकी वजह से इस बार रिफाइनिंग फ्रंट पे थोड़ी सी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन पेटकेम ये पॉजिटिव सरप्राइज ला सकता है, क्योंकि वॉल्यूम्स में बढ़त हुई है, उसका फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ की प्रोडक्ट्स जिसमें पॉलीप्रोपिलीन और PVC इनके जो मार्जिन है उसमें करीब 6 से 7% के आसपास की बढ़त आई, जहाँ पे इनकी बड़ी कैपेसिटी है। घरेलू डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रही है, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स बढ़ने के साथ साथ जिस तरह से मार्जिन्स ग्रो किए हैं, पेटकेम साइड में इस बार काफ़ी बेहतर प्रदर्शन देखने की उम्मीद है, जिसकी वजह से जो मार्जिन्स हैं वो शायद 15% के पार जाते हुए देखेंगे, जिसकी वजह से रिफाइनिंग का जो खराब प्रदर्शन है वो भी कुछ हद तक निगेट हो जाएगा। तो उस लिहाज से देखा जाए नंबर्स में हमारा ऐसा अनुमान है कि मुनाफे के फ्रंट पे करीब 3% के आसपास की कमजोरी देखने को मिलेगी, और मुनाफा जो है 7,314 करोड़ रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है एनुअल बेसिस पे। जहाँ तक कंसो नंबर्स की बात है, शेल गैस के नंबर्स में इस बार थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि WTI क्रूड के प्राइसेस में Q2 के एंड में जिस तरह से इंप्रूवमेंट आया उस वजह से इस बार जो ऑयल एंड गैस एबिट है कंसो फ्रंट पे उसका भी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, जिसकी वजह से कंसो बेसिस पे मुनाफा महज 0.1% के आसपास की गिरावट दिखाएगा। तो स्टैंड ऑन बेसिस में 6 क्वार्टर्स के बाद पहली बार मुनाफे में इस बार डेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन संदीप, मेरा सवाल ये है कि पिछली बार भी ज़्यादातर जानकार यही मान रहे थे कि रिफाइनिंग जो बिजनेस है उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन वहीं पर ही कंपनी ने बहुत स्ट्रांगली डिलीवर किया था। क्या इस बार भी चुका सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज? देखिए, चुकाने के लिए फैक्टर जो है वो यही है कि जो रिफाइनिंग का जो थ्रूपुट है उसमें एक तेज़ एस्केलेशन हुआ है। पिछली बार अगर आप देखें 16.8 मिलियन टन के आसपास का जो थ्रूपुट था वो था, लेकिन इस बार जो शटडाउन इनका था वो रिस्टोर हुआ, उस वजह से जो वॉल्यूम्स है वो बढ़कर 18.1 मिलियन टन के आसपास के हो जाएंगे। वैसे भी जिस तरह से ये क्रूड की सोर्सिंग करते हैं और जिस तरह का कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है इनकी रिफाइनरी का, हैवी क्रूड्स प्रोसेस करते हैं, उस वजह से इनको बाकी पीयर्स के मुकाबले या तो फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स के मुकाबले जो एक स्प्रेड है वो मिलता है। तो उस लिहाज से अगर उसको ये प्ले आउट कर पाते जैसा कि पिछले 3 से 4 क्वार्टर से ये कर रहे हैं, तो एक एज हो सकता है। और रिफाइनिंग अगर आउट परफॉर्म करता है वही एक फैक्टर है जो कि नंबर्स में पॉजिटिव साइड पर आउट परफॉर्मेंस ला सकता है। ये थे रिलायंस के नतीजे। आई थिंक मैं रिलायंस से बात करूंगा, लेकिन इस बीच इसके नीचे अगर आप देखिए एक नतीजा और चल रहा है मैंगलोर केमिकल्स को। आप देखिए 63 रुपये पे स्टॉक 20% के अपर फीस पर लगे भी क्यों ना, क्योंकि घाटे से अगर आप देखिए कंपनी मुनाफे में आई है और सब्सटेंशियल जंप है। Q2 में आप देखिए मुनाफा करीब 15.25 करोड़ रुपए वर्सेस 19.4 करोड़ के घाटे के अगर आप देखें। बिक्री अगर आप देखें हल्की सी घटी है, आई मीन टॉप लाइन में थोड़ा सा अगर आप देखें डिप है, बट आई थिंक एबिटा को देखिए 61.2 करोड़ 61 करोड़ रुपए है। आई थिंक कुछ फैक्टर्स होंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग प्राइमा फेस से अगर आप देखें तो स्ट्रीट ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। स्टॉक लगभग 20% के अपर फीस पे। आशीष, एक टेक्निकल कमेंट चाहूँगा आपके इस स्टॉक पे, मैंगलोर केमिकल्स पे। आशीष,
देखिए बिल्कुल इसके अंदर में आज ज़बरदस्त एक वॉल्यूम हमें देखने को मिला और लोअर साइड पे हमने देखा था एक अच्छा बेस इसके अंदर में 40 से 50 की रेंज में बना था। तो मेरा मानना है कि स्टॉक जो है वो ऑलरेडी एक अपर सर्किट कर चुका है और एक सेकेंड डे में अगर से एक फॉलोअप आता है तो शायद 70-72 के लेवल्स देखने को मिले। अराउंड 70-72 मैं समझता हूँ इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना एडवाइजेबल रहेगी। चलिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज हलचल देखने को मिल रही है उसमें एरोग्रेनाइट शामिल है। 5% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है और साथ ही साथ यूनिकेम लैब ये एक और स्टॉक जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एक्टिव है। अवंती फीड्स ये स्टॉक भी लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से एक तरफा चाल दिखा रहा है। अवंती फीड्स ये स्टॉक कैसे लग रहा है प्रदीप जी चार्ट पे? देखिए, इसमें कल का एक मूवमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन उस मूवमेंट में आप अगर कैंडल की पोजीशन देखो तो ऊपर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं किया है। नीचे जरूर ये 530 का एक बेस बनाने के बाद एकदम रेसिस्टेंस जो है वो उसी के आसपास जा करके ये कल सप्लाई दे दिया। मेरे को दोबारा से ये जो रेंज है 530 और 630 इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसमें कोई नया मूव बनेगा नहीं। हाँ, इसके ऊपर निकलने से ये लगेगा कि जो एक करेक्शन हुआ था 100 पॉइंट का वो पूरा हो गया और स्टॉक एक नई टेरिटरी में चला जाएगा। और कुछ स्टॉक्स को देखिए, मैंने थोड़ा सा देखिए कुछ ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत देर से बातें कर रहे हैं, खोखली बातें। अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रेड कहाँ पर है अगर आप देखें। पहले देखते हैं कि ऑलरेडी क्या चल चुका है, जिसमें बहुत अच्छे कुछ स्टॉक्स भी हैं। इसमें आप देखिए एक DCM, इसने तो कमाल ही कर दिया। खैर क्या इसके बारे में बोलूँ। उसके बाद देखिए शेयरजिन कंपनी, छोटा स्टॉक लेकिन तेज़ है यहाँ पर। उसके बाद और अगर आप देखें छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में पैरावली ड्रग्स ये ठीक चल रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजीज ये भी ठीक चल रहा है। उसके बाद कोई ट्रेड ABG शिपयार्ड पे खबर थी तो ये चल रहा है। डायमंड पावर को आपने देखा, ये पिछले कुछ दिनों से अपर फीस पर है। ये मंधाना इंडस्ट्रीज 14% ऊपर। ये तो खैर अब तक काफ़ी बड़ा गेन लेकर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा लोअर परसेंटेज हाइक्स पे आता हूँ, वो जहाँ पे ट्रेड पॉसिबल है, जहाँ पे मूव पॉसिबल है। लेट्स टेक टाटा स्पॉन्ज 648, 35 रुपये ऊपर। एक बार टाटा स्पॉन्ज दिखाएंगे एग्जैक्टली। ये करीब 642 पे 8 रुपये ऊपर। जरा ईयरली चार्ट दिखाएंगे इसका एक बार प्लीज़। गुंजाइश किसी चीज़ की है। अभी प्रदीप आप आई थिंक आशीष आप टाटा केमिकल का जिक्र कर रहे थे। टाटा स्पॉन्ज पे आपका टेक क्या है? काफ़ी समय गुजारा है इसने इस जोन में, इस क्लस्टर में। कोई मूव पॉसिबल है यहाँ से? बिल्कुल, देखिए लास्ट 3 दिन में वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे पिकअप हुए हैं और जिस तरह से एक वीकली चार्ट पैटर्न बन रहा है उसको देखते हुए मेरा मानना है कम से कम 685 से 700 की जोन इस स्टॉक के अंदर में टेस्ट हो सकती है। तो स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी बनी हुई है। डाउन साइड में मेरा मानना है 625 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर रखी जा सकती है। ईजिली मुझे लगता है 680 690 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक और स्टॉक देखते हैं, इग्राशी मोटर्स। ये स्टॉक क्या कर रहा है, क्योंकि आज इस स्टॉक में कल की गिरावट को एब्जॉर्ब करके एकदम से आज तेज़ी पकड़ी है। इग्राशी मोटर्स में बात कर रहा हूँ। इस स्टॉक में आज मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है और 800 के लेवल को पार इंट्राडे बेसिस पे करता हुआ नजर आया। प्रदीप अगर आप चार्ट देख पाए इग्राशी मोटर्स जिन्होंने पोजीशंस आज बनाई हो इग्राशी में, वो क्या करें? देखिए, इग्राशी मोटर का एक ट्रेंड काफ़ी अच्छा था। अगर आप देखोगे तो कहीं भी स्टॉक में 660 670 से बना जो 810 तक ले गया, लेकिन अब जो सेटअप दिखलाई दे रहा है वो लग रहा है कि ये करेक्शन जो शुरू हुआ है 800 810 से वो पूरा नहीं हुआ है। तो मेरे को लगता है कि अभी और थोड़ी सी डाउन साइज स्टॉक में आ सकती है, जो इसको एक बार तो कहीं पर भी 730 के आसपास जरूर ला सकती है। अगर ऊपर भी किसी को लिया हुआ है तो 730 का स्टॉप लॉस लगाएं और नीचे किसी ने ले लिया है तो इसमें से एक बार निकलने की चेष्टा करें।